ये नतीजा है कि आज आपके मंदिरों तक घुसे, और ये मंदिर नहीं, ये एक दिन हिंदुओं के घर के अंदर तक घुस करके मारेंगे, जिस तरह से इन्होंने पंजाब में मारा है। जब खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी तो हिंदुओं को जिस तरह से बस से उतार करके आईडी कार्ड दे करके गोलियां मारी जाती थी, वो दौर फिर लौटेगा। ये कनाडा के अंदर होगा। वहाँ पे जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे कनाडा में, अभी आए एक दिन मीडिया में बात कर रहे तो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तलवार से हमला किया गया हमारे ऊपर, भारत के हाई कमिश्नर के ऊपर तलवार से हमला किया गया, जबकि वो अपनी वाइफ के साथ थे खालिस्तानियों द्वारा। तो ये वैभव जी ने कहा था वो हमला करने के लिए। वैभव जी तो कह रहे थे कि ये सब चीजें होंगी और वो हो रही हैं। वैभव जी की सारी बातें सही हैं। अगर आप खालिस्तान नाम का अगर आप वायरस क्रिएट करेंगे तो भारत की सरकार को भी लॉरेंस बिश्नोई नाम का जो है वैक्सीन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पन्नू नाम का कीड़ा पालेंगे तो हमको लॉरेंस बिश्नोई नाम का कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। आप नॉन स्टेट एक्टर से काम कराते हैं, हम भी नॉन स्टेट एक्टर से कराएंगे। मर्द के बच्चे हो तो फिर सामने आ जाओ, ओपनली कर लो जो करना है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी, आप हमें सपोर्ट जरूर करें। स्क्रीन पे QR कोड भी आपको मिल जाएगा जहां से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स हमें शेयर करनी है। आपको पता होगा कि कनाडा का एक शहर है ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के ऊपर हमला हुआ है खालिस्तानियों द्वारा, और वहाँ पे खालिस्तानियों ने मंदिर के अंदर घुस करके हिंदुओं को मारा है और डंडों से मारा है, टॉर्चर किया है। और उसके जवाब में उनकी शिकायत के बाद जब वहाँ पे पुलिस आई है तो पुलिस ने भी हिंदुओं को ही मारा है। पुलिस ने खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। 3 खालिस्तानियों को कह रहे हैं कि उन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन उनके नाम अभी तक जाहिर नहीं किए हैं। तो अगर अरेस्ट हुआ है तो उनके नाम कैसे पब्लिक नहीं हुए हैं, ये अपने आप में एक नई, क्योंकि अगर आप भारत भी देख लें, जो भारत को वो एक प्रॉपर कंट्री भी नहीं मानने को तैयार होते, वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम तो रूल ऑफ लॉ का देश हैं, हम वेस्टर्न कंट्री हैं, हम बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। तो ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है जहाँ पे आप 3 खालिस्तानियों को सो कॉल्ड आप कहते हैं आपने अरेस्ट किया है, लेकिन आप उनका नाम तक पब्लिक नहीं कर सकते। तो वो नाम पब्लिक इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि वो अरेस्ट भी नहीं हुए हैं। इससे ज़्यादा इस बात की कोई और दूसरी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। सबसे पहले हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से वो घुसे हैं मंदिर में, और मंदिर में घुस करके उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया है। सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि किसी भी कनाडा में या US में कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं, कभी भी मंदिर के सामने, किसी भी गुरुद्वारा के सामने प्रोटेस्ट होते हैं तो रोड की दूसरी साइड में परमिशन मिलती है, रोड के जस्ट सामने परमिशन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, वहाँ पे लगातार, चाहे इंडियन कॉन्सुलेट्स हो, चाहे इंडियन एम्बेसी हो, चाहे इंडिया के कोई हिंदू मंदिर हो, वहाँ पे बिल्कुल सामने आकर के प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कभी भी इस तरह के लोग जो परमिशन मांगते हैं, इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के प्रोटेस्ट करने की, उनकी परमिशंस भी कैंसिल नहीं की जाती। कई बार आप लोगों को, कुछ संस्थाएं होती हैं जो बार बार इस तरह की हरकतें करती हैं, तो आप उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। लेकिन कनाडा में और अमेरिका में ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यानी कि स्टेट का सपोर्ट है। स्टेट का सपोर्ट कैसे, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल ने इस मामले पे क्या स्टैंड लिया है वो भी हम आपको बताएंगे। और जो भारत की रणनीति बदली है कनाडा को और अमेरिका को लेकर के और इन खालिस्तानियों को लेकर के, वो क्यों बदली है, शीर्ष स्तर से मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और आप सबसे पहले तो ये हमले का वीडियो देखिए, किस तरह से वो हिंदुओं को मार रहे हैं। Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ouch, ouch, oh shit, 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 oh shit. Oh man. यार ये क्या हो रहा है? Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. They are so violent.
आपने देखा ये वीडियो कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर जो है हमला वहाँ मंदिर के अंदर किया गया और पुलिस को बुलाया भी गया। तो पुलिस ने आने के बाद, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं कि पुलिस ने आने के बाद जो कार्रवाई की वो हिंदुओं के खिलाफ की, हिंदुओं को मारा। जो हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे इस हमले के खिलाफ, उनको मारा। 14 साल के बच्चे की गर्दन के ऊपर अपना घुटना रख करके जो है खालिस्तानी पुलिस वाले, जी हाँ मैं आपको बता रहा हूं, खालिस्तानी पुलिस वाले जो है वो उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। उसका भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और जो हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डंडों से मार रही है वहां पे पुलिस। और वो खालिस्तानी पुलिस वाले, वहां पे खड़ी हुई महिला जो अपने मोबाइल से वीडियो बना रही है, वो बता रही है कि यही वो आदमी है जिसने हमारे ऊपर हमला किया, यही वो आदमी है जो ये वर्दी पहन के, ये पुलिस वाला बन के खड़ा है, ये हमको मार रहा है बनिस्बत कि हमको सुरक्षा देने के। आप उसको, उसका भी वीडियो दिखाते हैं। आप ये सारे वीडियोस भी देखिए। 14 साल का बच्चा है, देखिए। बच्चा है। He's a king. 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 No, please, no. Please, no. That's not right. That's not right. He's a king. He's a king. He's a king. He's a king. That's wrong. 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 आपने ये भी वीडियो देखा। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि आखिर ये जो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में। देखिए, मैंने पहले भी इस चैनल पे, डिफेंस ऑफेंस पे भी, इस चैनल पे भी मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट सपोर्ट के साथ हो रही हैं। बिना स्टेट सपोर्ट के ये नहीं हो सकती हैं। हम थोड़ा सा पहले चलते हैं और मैंने इस चीज़ का अंदेशा दिया था। मैंने कहा ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली हैं। और मैं ये बात आज से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अगस्त 2018 से कह रहा हूँ, लगातार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे उस समय तो ट्विटर एलॉन मस्क के पास नहीं था और जैक डोर्सी के पास था, और मेरे खुद के व्यक्तिगत 3 अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कराए, 4 अकाउंट फॉर दैट मैटर, 4 अकाउंट हमारे ट्विटर के सस्पेंड हुए। मैं अगर वो होते हैं हैंडल्स तो मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा देता। मैंने अगस्त 2018 में ये बात कही थी कि अगर भारत की सरकार ने कैलिफोर्निया में जो मंजीत सिंह जीके के ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले का भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। मंजीत सिंह जीके दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट थे। वो अमेरिका गए थे, कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में वो मत्था टेकने गए। वहां पे खालिस्तानियों ने उनको गुरुद्वारे के अंदर मारा और मार करके उनके सर से पगड़ी गिरा दी। ये बेअदबी की बातें करते हैं। आज अगर किसी सिक्योरिटी चेक के लिए किसी सरदार की अगर पगड़ी को अगर उतारने के लिए कह दिया जाए तो लोग प्रधानमंत्री तक जाते हैं उसी चीज़ कंप्लेन करने की हमारे साथ इतनी, हमारी पगड़ी की, हमारी पग की जो है बेअदबी हुई है। मंजीत सिंह जीके की पगड़ी की बेअदबी इन्हीं खालिस्तानियों ने कैलिफोर्निया के गुरुद्वारे में अगस्त 2018 में की थी। मार करके उनके सर से उनकी पगड़ी तक गिरा दी थी, लातों से, घूसों से, मतलब कितनी बेरहमी से मारा था उनको। और वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट थे, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे, अकाली दल के मेंबर थे, शिरोमणि अकाली दल, जो किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली पार्टी थी। उनको मारा था उन्होंने। क्यों? वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी राजनीति करते हैं जो राजनीति भारत के संविधान को एक्सेप्ट करती है। सिर्फ ये उनका गुनाह था। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट को जो है वहां पे लात और घूसों से गिरा करके मारा गया। उनकी पगड़ी तक अपने लातों से मार करके जो है गिरा दी गई। और उस समय मैंने कहा था कि अगर सरकार ने ये इस समय अगर कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार ने अगर इन अमेरिकन को और इन कैनेडियंस को अगर अभी काबू नहीं किया, तो ये चीजें आज गुरुद्वारे के अंदर मार रहे हैं, एक दिन आएगा ये मंदिर के अंदर घुस के मारेंगे। और वो चीज आज हो रही है। अगर भारत की सरकार ने मंजीत सिंह जीके के खिलाफ उस समय एक्शन लिया होता तो आज नौबत हिंदू मंदिरों पे हमले पे नहीं आई होती। अगर भारत ने अमेरिका और कनाडा की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, वहाँ की जो सरकारें, अगर उनको उस समय कॉल आउट किया होता कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपका किया हुआ है, आप ही इनको सपोर्ट करते हैं, आपने ही इनको पाल के रखा हुआ है और आप इनके ऊपर नकेल डालिए वरना हमें डालनी पड़ेगी। अगर भारत ने अगर उस समय स्टैंड लिया होता तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। बिकॉज आपने उस समय स्टैंड नहीं लिया, आपको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और आपने इग्नोर किया। ये नतीजा है कि आज आपके मंदिरों तक घुसे। और ये मंदिर नहीं, ये एक दिन हिंदुओं के घर के अंदर तक घुस करके मारेंगे, जिस तरह से इन्होंने पंजाब में मारा है। जब खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी तो हिंदुओं को जिस तरह से बस से उतार करके आईडी कार्ड देकर के गोलियां मारी जाती थी, वो दौर फिर लौटेगा। ये कनाडा के अंदर होगा और उसको उसी तरीके से ब्रश ऑफ कर दिया जाएगा जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा के अंदर, जब आप देखते हैं मास शूटिंग्स होती हैं, एक सिरफिरा लेता है हाथ में असॉल्ट राइफल और घुस करके स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, टेंपल्स के अंदर वो फायरिंग करना शुरू कर देता है और 100-200 लोगों की हत्या कर देता है। उसके बाद वहाँ की मीडिया उसको एक दिन डिस्कस करती है और अगले दिन से हॉलीवुड का कोई नया नाच गाना शुरू हो जाता है, कोई नई डिबेट आ जाती है, उसको डिस्कोर्स से हटा दिया जाता है। बिकॉज गन लॉबी इतनी पावरफुल है वहाँ पे कि वो इन चीज़ों को
चलने नहीं देती मीडिया के अंदर। तो उसी तरीके का एक इंसिडेंट बना करके इसको पेश कर दिया जाएगा। और ये जो हिंदू सभा मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं कि पहला हमला है। दिवाली के समय लक्ष्मी नारायण मंदिर जो सरी में है, वैंकूवर के पास, वहां पे भी हमला हुआ। और ये जो हमले हो रहे हैं, ये हमले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इनको होने दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ने अब इस चीज को सीरियसली ले लिया है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैनेडियन पुलिस का जो सार्जेंट है, कैनेडियन पुलिस का सार्जेंट, वो हरिंदर सोही नाम है उसका, वो खड़ा होकर के प्रोटेस्ट कर रहा था। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। वो कैनेडियन झंडा हाथ में लेकर के वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, खालिस्तान के नारे लगा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, नरेंद्र मोदी को जान से मारने की बातें कर रहा है। और वो कैनेडियन पुलिस के अंदर वो सार्जेंट है। जब उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसकी फोटोग्राफ जो है वो पब्लिक की गई, तो अब ये कह रहे हैं कनाडा की पुलिस वाले कि भाई हमने जो है इसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किया है लेकिन उसको टर्मिनेट नहीं किया है, यानी कि ही विल बी बैक इन सर्विस। कुछ टाइम के बाद उसको सर्विस वापस लेके आएंगे, क्योंकि जो अगर उसको नौकरी से निकाला तो जो खालिस्तानी लॉबी है कनाडा के अंदर, वो ट्रूडो से नाराज हो जाएगी, तो उसको कुछ टाइम बाद सर्विस में वापस लेके आ जाएंगे। ये कह देंगे ठीक है भाई, इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड मैटर में हम इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम इसको बाकी जगह करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि हरिंदर सोही जैसे और लोग नहीं है कैनेडियन पुलिस में? वो जो मार रहा है 15 साल के बच्चे को, वो जो पुलिस वाला, वो खालिस्तानी नहीं है क्या? 15 साल के बच्चे को इस बात पे प्रोटेस्ट करने के लिए मारा जा रहा है कि वो इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि यार हमारे मंदिर पे हमला हुआ है, हम विरोध करना चाहते हैं। वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुओं के पास नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ खालिस्तानियों के पास है। वो मंदिर में भी घुस के मार सकते हैं, वो मंदिर के सामने भी आ सकते हैं, वो घरों में भी घुस के मार सकते हैं। ये सब का सब स्टेट सपोर्ट के साथ हो रहा है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि हम जो भी वीडियो कनाडा से रिलेटेड या इन खालिस्तानियों से रिलेटेड बनाते हैं, वो सारे डिमोनेटाइज कर दिए जाते हैं। ट्रूडो का हमने एक वीडियो बनाया था, वो कुछ 3-4 लाख व्यूज तक पहुंचा, और जैसे ही वो 4 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया। उसके लिए हमने अपील करी, अपील कभी एक्सेप्ट नहीं होती। यानी कि एक सिस्टमैटिक, एक जो वेस्टर्न आप कहिए जो एक इंटरफेरेंस है, वो आपको साफ तौर पे देखने को मिलती है कि कोई भी मैसेज जो इनको एक्सपोज करता हो, कोई भी वीडियो जो इनको एक्सपोज करता हो, जो इनके सिस्टम को एक्सपोज करता हो, जो इनका कोलैबोरेशन है खालिस्तानियों के साथ, इन आतंकवादियों के साथ, उनको एक्सपोज करता हो, तो उसको ये टारगेट करके डिमोनेटाइज कराते हैं, उसको टारगेट करके उसको ब्रश ऑफ करा देते हैं, ताकि वो किसी और के पास पहुंचे ही ना, किसी और व्यूअर के पास ना पहुंचे। लेकिन फिर मैं आज वो चीज़ें फिर रिपीट करूंगा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि डिमोनेटाइज होता है या नहीं होता है। मैं आपको फिर से आज बताता हूं। आपको अगर याद होगा तो जब भारतीय डिप्लोमैट्स के जब फोटोग्राफ लगाए गए पूरे कनाडा में, भारत के एम्बेसडर से लेकर के काउंसिल जनरल से लेकर के वहां का जो क्लरिकल स्टाफ था, वहां तक के जब फोटोग्राफ जब लगा करके उनके चेहरे पर टारगेट का निशान बनाया गया, यानी कि क्लियरली लगाया गया कि इनको गोली मारनी है। उसका मतलब सिर्फ यही है कि इनको गोली मारनी है, इनकी जान लेनी है। और प्लस उनके एड्रेसेस लिखे गए, उनके फ़ोन नंबर लिखे गए कि ये कहाँ मिलेंगे, इनका फ़ोन नंबर क्या है। और कनाडा के अलग अलग लोकेशंस में उनके वो पोस्टर्स चिपकाए गए। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई इस चीज़ में। बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं आज अमेरिका का जो एम्बेसडर है एरिक गारसेटी दिल्ली में, मैं उसके फोटो का प्रिंट आउट निकालूं, मैं जहां वो रहता है उसके घर का एड्रेस निकालूं, उसका फ़ोन नंबर निकालूं, और मेरे लिए ये सब चीज़ें निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 मिनट के अंदर निकाल लूंगा मैं। कनाडा एम्बेसडर की भी डिटेल्स निकाल लूंगा 5 मिनट के अंदर। मैं निकाल करके अपने स्टूडियो में मैं उसके प्रिंट आउट्स निकलवा करके मैं अगर जाऊं और दिल्ली के जगहों पे लगा दूं, उनके चेहरे पे टारगेट का निशान बना दूं, तो क्या कनाडा और यूएस की सरकार इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? क्या भारत की सरकार इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? सबसे पहला काम होगा कि भारत सरकार मुझे पकड़ के जेल में डालेगी कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है कि तुम किसी को जान से मारने के लिए तुम ये उनके चेहरे पे टारगेट बना करके और उनकी पर्सनल डिटेल्स तुम छाप करके जो है पूरे दिल्ली शहर में तुम लगा रहे हो। भारत की सरकार अलाउ नहीं करेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें कनाडा और यूएस सरकार अलाउ करती है भारतीय डिप्लोमैट्स के साथ। किसी को भी प्रोटेस्ट करना हो कनाडा के खिलाफ, किसी को भी प्रोटेस्ट करना हो अमेरिका के खिलाफ, तो उनकी एम्बेसी से 500-500 मीटर दूर तक एंट्री नहीं मिलती प्रोटेस्टर्स को। आज मैं चाहूं कि मैं जाकर के प्रोटेस्ट कर लूं, नहीं मिलेगी। लेकिन लंदन के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर
आपको याद होगा सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगा दी इन्होंने पिछले साल 2023 में। 3 जुलाई 2023 की घटना है। मुश्किल बमुश्किल 1.25 साल हुए हैं। क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो भारत की सरकार को चाहिए कि भारत की सरकार भारतीयों को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे जरा। जिस दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारतीयों को मिल गया, ये सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। भारत की सरकार मैच्योरली ऑपरेट कर रही है, भारत की सरकार रिस्ट्रेंट शो कर रही है, भारत की सरकार जिम्मेदारी से बर्ताव कर रही है। तो ये चौधरी बने हुए इनका दिमाग खराब हुआ है। आप कनाडा के अंदर कनाडा का फ्लैग जला सकते हैं, भारत का फ्लैग जला सकते हैं, लेकिन खालिस्तान का फ्लैग नहीं जला सकते। कल एक प्रोटेस्टर ने खालिस्तान का फ्लैग जलाने जवाबी कार्रवाई में कि वो खालिस्तान का फ्लैग हम जलाएंगे, हम खालिस्तान के फ्लैग को हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे अगर ये हमारे फ्लैग को कर रहे हैं। कैनेडियन पुलिस ने उस हिंदू के ऊपर हमला बोल दिया, उस हिंदू को मारने लग गए, लड़ गए उस हिंदू से कि खालिस्तान के फ्लैग को। आप कनाडा में और अमेरिका में उनका फ्लैग जला सकते, लेकिन खालिस्तान का फ्लैग आप नहीं जला सकते वहां की पुलिस के सामने। Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. Drop the flag. They are the ones causing creating problems. Stop it. Why? You can stop them too. You can stop them They too. are supporting them. Yes. They are supporting them. They are supporting them. They are supporting them. Murdabad. तो ये आपको क्या बताता है कि अगर वो खालिस्तानी आपके कॉन्सुलेट में आग लगा सकते हैं, आपके डिप्लोमेट्स को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, आपके मंदिरों में घुस करके आपको मार सकते हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं, तो ये क्या बिना स्टेट सपोर्ट के हो रहा है? आप में से बहुत सारे हमारे देखने वाले यूएस से देखते हैं, कनाडा से देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप किसी को जान से मारने की धमकी, आप सब छोड़ दीजिए कि वो कोई डिप्लोमेट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। क्या आप अपने नेबर, क्या अपने पड़ोसी या अपने किसी रिश्तेदार को जो कनाडा में रहता हो उसकी फोटो का प्रिंट आउट निकाल के उसके चेहरे पर टारगेट का निशान बना करके और नीचे उसका एड्रेस और फोन नंबर लिख करके क्या आप चिपका सकते हैं? क्या आप जान से मारने की धमकी दे सकते हैं? अगर आप देते हैं तो वहां की पुलिस आपके साथ क्या करती है? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। तो ये इतना सब कुछ हो रहा है बिना स्टेट सपोर्ट के हो रहा है, क्या बेसिक कॉमन सेंस नहीं है? जब मैं ये बातें हमेशा से बोलता रहा हूं तो लोग कहते हैं वैभव जी आप फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं, वैभव जी आप डरा रहे हैं। भाई साहब मैं तो 6 साल से बोल रहा हूं, 8 साल से बोल रहा हूं, आप देख लीजिए आपके सामने हो रहा है। घुस गए ना आपके मंदिर के अंदर, वैभव जी झूठ बोल रहे थे तो घुस गए आपके मंदिर के अंदर। वैभव जी झूठ बोल रहे थे, आपको अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने पड़ गए। वैभव जी झूठ बोल रहे थे, आपके डिप्लोमेट्स के नाम के आगे जो है उनको डेथ थ्रेट्स दी गई। वहां पे जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे कनाडा में, अभी आए एक दिन मीडिया में बात कर रहे तो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तलवार से हमला किया गया हमारे ऊपर, भारत के हाई कमिश्नर के ऊपर तलवार से हमला किया गया, जबकि वो अपनी वाइफ के साथ थे खालिस्तानियों द्वारा। तो ये वैभव जी ने कहा था वो हमला करने के लिए। वैभव जी तो कह रहे थे ये सब चीजें होंगी और वो हो रही हैं, तो वैभव जी की सारी बातें सही हैं। आप ओवरली मैच्योर हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको बातें समझ में नहीं आती। आप ये मान के रखते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है, ये हिंदू डायस्पोरा नहीं, पूरे भारत में रहने वाले हिंदू, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के साथ ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पिछले 1000 साल की प्रॉब्लम है ये। इनको लगता है मेरे साथ नहीं हो रहा है तो मेरे साथ होगा भी नहीं। मैं तो बहुत वेल टू डू फैमिली से हूं, मैं तो $1 लाख महीने तो मेरी सैलरी है, मैं तो अपने बिजनेस से $500,000 महीने का कमाता हूं, तो मेरे साथ क्यों होगा? मेरे साथ तो कभी नहीं होगा। मैं तो गेटेड कम्युनिटी में रहता हूं, मैं तो बहुत अच्छे पॉश एरिया में रहता हूं, मेरे साथ नहीं होगा। आप सबके साथ होगा। कश्मीरी पंडितों से ज्यादा पैसा आपके पास, कश्मीरी पंडितों से ज्यादा आप एजुकेटेड हैं, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत पैसा था, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, एजुकेशन का हब था वहां पे। कश्मीरी पंडित एजुकेशन का एपिसेंटर थे, पूरा कश्मीर रीजन जो है पिछले 5000 साल से, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, और चाहे वो किसी भी पंथ की हो, चाहे शैव की हो, चाहे शाक्त की हो, चाहे वैष्णव की हो, हर प्रकार की शिक्षा थी। ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, आप यू जस्ट नेम इट, उनके पास सब कुछ था। आज रेफ्यूजी बन के रहते हैं दिल्ली में और जम्मू में, कश्मीर में नहीं रह सकते। आपको गलतफहमी है कि नहीं? ठीक है,
ये हमारी बहुत बड़ी समस्या इतने पिछले 1000 साल से है कि हमको लगता है हमारे साथ ये चीज़ नहीं होगी। होनी आप सबके साथ है। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि सियालकोट में जिस समय रेफरेंडम हो रहा था, हिंदू मेजॉरिटी थे सियालकोट में, 55% थे, मुसलमान माइनॉरिटी थे, 45% थे। लेकिन जब वहां रेफरेंडम हो रहा था 47 में, तो 55% हिंदू वोट देने नहीं गए और 45% मुसलमान सारे वोट देने गए। तो जब रिजल्ट आया तो सियालकोट पाकिस्तान में चला गया और जो 55% हिंदू जो कॉन्फिडेंस में घर में बैठ करके उस समय में जो भी कर रहे होंगे, जिस तरह से आजकल कोक पीते हैं और टीवी देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाते हैं, डालते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि वीकेंड पे लंच कहाँ करेंगे, डिनर कहाँ करेंगे, वाइन टेस्टिंग सेशन कहाँ होगा अगला, वो समय भी उस तरह कुछ कर रहे थे। उस 55% आबादी को मेजॉरिटी होने के बावजूद सियालकोट छोड़ करके दिल्ली में आके रेफ्यूजी बनना पड़ा है। 10 बाई 12 के कमरे में 5-5, 6-6 लोगों का परिवार रहने में मजबूर हुआ, टेंटों में रहे और जिंदगी पूरी रेफ्यूजियों की तरह बिताई उन्होंने। तो ये जो आपकी गलतफहमी है कि हमारे साथ नहीं होगा, अरे ये तो वहां पे हो रहा है, आप सबके साथ होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदूफोबिया चिल्लाते हैं। हिंदूफोबिया का असर एंटीसेमिटिज्म के इतना क्यों नहीं पड़ता? दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स डरते हैं कि कहीं कोई ऐसा ना निकल जाए मुंह से जिसको लोग ये इंसिनुएट कर ले कि ये एंटीसेमिटिक है। कितनी आबादी है जूस की और आपकी कितनी आबादी है? आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, सबसे ज्यादा पैसा जो है हिंदू अमेरिकन, हिंदू कैनेडियंस आर द वेल्दीएस्ट कम्युनिटी। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है, लेकिन अभी इलेक्शन चल रहे हैं। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, आज फिर दे रहा हूं। ये जो भारत में रहने वाले हिंदुओं की और जो विदेश में रहने वाले हिंदुओं की ये जो ख्वाहिश है कि भारत इजराइल बन जाए, भारत इजराइल क्यों नहीं बनता, भारत इजराइल क्यों नहीं बनता, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं और मरते दम तक कहता रहूंगा कि भारत उस दिन इजराइल बन जाएगा जिस दिन आप जूस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। जू अपना इंटरेस्ट नहीं देखता, जू अपने नेशन स्टेट, अपने इजराइल की इंटरेस्ट देखता है। डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन के दौरान एक महिला ने अमेरिका में $100 मिलियन डोनेशन दी है। कितना? $100 मिलियन। उसकी एक ही कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये नहीं थी कि तुम मुझे ठेका दिलवाओगे, तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाओगे, तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे, तुम मुझे व्हाइट हाउस में बुलाओगे। कोई कंडीशन नहीं, उसकी सिर्फ एक कंडीशन कि जिस तरह से गाजा को फ्लैट किया गया है तुम उस तरह से वेस्ट बैंक को भी फ्लैट करोगे। ये कंडीशन है उसकी। $100 मिलियन उसने अकेले इंडिविजुअल अपने अकाउंट से दिए हैं। आपकी पूरी, मैं सारे एनआरआई जितने भी हिंदू अमेरिकन हैं और जितने भी कैनेडियन अमेरिकन हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो किसी एक हिंदू अमेरिकन या हिंदू कैनेडियन का नाम ले सकते हैं जो $100 मिलियन किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इस कंडीशन पे दे कि यू विल सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, या आप हिंदुओं के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे? $100 मिलियन देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दे सकते हैं? नहीं। इजरायलीज देते हैं, जूस देते हैं, इसलिए उनकी सुनी जाती है। उनकी आइडेंटिटी एक जू है, कहते हैं वी आर जू। आप क्या हैं? आप बिहारी अमेरिकन हैं, बंगाली अमेरिकन हैं, पंजाबी अमेरिकन हैं, मराठी अमेरिकन हैं, तेलुगु अमेरिकन हैं। तेलुगु अमेरिकन में भी 2 अमेरिकन हैं। आंध्रा वाले तेलुगु अमेरिकन अलग एसोसिएशन बनाते हैं और तेलंगाना वाले अलग बनाते हैं। तमिल अमेरिकन है, मलयाली अमेरिकन हैं। इंडियन अमेरिकन कौन है? कोई नहीं है। कैनेडियन इंडियन कौन है? कोई नहीं है। ये हमारा एज अ कम्युनिटी का जब हमारा हाल है तो भाई क्यों रोते हो? भारत की सरकार है, भारत सरकार काम करेगी। आपको जब वोट देना होता है तब आप जाकर के कमला हैरिस को वोट देते हैं। कल की रिपोर्ट है मोर देन 60% इंडियन अमेरिकन आर गोइंग टू वोट फॉर कमला हैरिस। 60% से ज्यादा जो इंडियन अमेरिकन हैं वो कमला हैरिस को वोट देंगे। ट्रेडिशनली 70% या इससे ज्यादा जो इंडियन अमेरिकन हैं वो हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते आए हैं। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है यार ये थोड़े लिबरल हैं, रिपब्लिकन्स जो है वो रेडनेक्स हैं, वो ये है, बट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट वन ऑफ देम। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई वॉर शुरू नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत अलग है इंडिया के साथ कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत प्रो इंडिया है, नहीं, आई एम नॉट इंसिनुएटिंग दैट। डीप स्टेट सेम रहती है, डीप स्टेट नहीं चेंज होती, लेकिन कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चीजों को आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि तमाशा हो रहा है एंड ही कैन टेक पीपल फॉर टास्क। कमला हैरिस, बराक ओबामा, जो बाइडन, ये तो वो न्यू कॉन्स हैं जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। जो 1960 में वॉल स्ट्रीट में जो एक नक्शा पास किया गया जिसमें दुनिया भारत का जो नक्शा है उसमें 15-20 अलग अलग भारत हैं, वो तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। कम से कम यार उनको तो वोट मत दो। लेकिन
नहीं कर सकते। आप वोट उनको देंगे, अपनी गर्दन काटने वाले को वोट देंगे, क्योंकि आप गांधी को फॉलो कर रहे हैं। आप गांधी को फॉलो कर रहे हैं, जो ये कहता है कि जब मोपला जनसंहार हुआ, जहां पे केरला में हजारों की तादाद में हिंदुओं की गर्दनें काटी गई और हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया मोपला मुसलमानों के द्वारा, तो गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दी थी? गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि हिंदुओं को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो आपकी गर्दन काटना चाहते हैं तो हिंदुओं को अपनी गर्दन ऑफर करनी चाहिए। ये मैं कोई बनाई हुई बात नहीं कर रहा हूं, चले जाइए गूगल कर लीजिए, आप कुछ जो सोर्स चाहिए उस सोर्स से वेरीफाई कर लीजिए। गांधी जी ने कैटेगोरिकली बोला कि हिंदू को विरोध नहीं करना चाहिए मोपला जनसंहार के ऊपर। गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद की जिसने हत्या की, गांधी जी ने उसको डिफेंड किया। उसने कहा कि एक मुसलमान की अगर भावनाएं आहत की हैं तो अगर उसने किया है तो अपने धर्म का पालन किया है, उससे नफरत मत करो। आपके संत की हत्या कर दी गई और जिसने मारा है उससे नफरत मत करो। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जब कलकत्ता में हिंदुओं का जब जनसंहार शुरू किया तो उसके खिलाफ जो इंसान खड़ा हुआ गोपाल पाठा, और उसने दुगनी गति से, डबल स्पीड से जब उनको काटना शुरू किया, जब तक वो काट रहे थे तब तक गांधी जी कलकत्ता नहीं गए। जब गोपाल पाठा ने जब मारना शुरू किया तो गांधी जी तुरंत ट्रेन पकड़ के कलकत्ता चले गए और गोपाल पाठा का हाथ पकड़ के उसके सामने हाथ जोड़ के कहा कि अभी तुम काम मत करो, बंद कर दो। तो गोपाल पाठा ने पूछा कि अभी तक जब तक हिंदुओं को मारा जा रहा था और ये प्लानिंग थी कि कलकत्ता को हिंदुओं से खाली कर दिया जाए ताकि वो बांग्लादेश में जा सके, ईस्ट पाकिस्तान में जा सके, तब तक आप कहाँ थे? उन्होंने कहा कि मेरी खातिर मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम ये मत करो। तो गांधी, तो ये तो गांधी के फॉलोअर है ना, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सपोर्ट करते हैं और जो ट्रूडो का चरण धोकर के पीते हैं, जो उनके चरण चुंबक हैं इंडियन अमेरिकन या इंडो कैनेडियंस। तो ठीक है, आप तैयार रहिए। वैसे भी ये जो उनको वोट देते हैं वो कौन सा खुद मंदिर जाने वाले लोग हैं? वो तो मंदिर दिल में लेके घूमने वाले लोग हैं ना। वो बुल्ले शाह वाले हैं। वो बुल्ले शाह ने समझा दिया था 500 साल पहले, उसी को फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि हाँ बुल्ले शाह ने बोला मंदिर दिल में है, भगवान दिल में है, मंदिर में कुछ नहीं है, मस्जिद में कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। बुल्ले शाह को मुसलमान तो फॉलो करते नहीं, हिंदू सारे फॉलो कर रहे हैं। वो जुम्मे के जुम्मे जा रहे हैं, वो अपना हज कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज सारी पूरी कर रहे हैं। हिंदू जो है लेकर भगवान दिल में घूमने लग गया। तो ये आपकी हालत है, आप फेस कीजिए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भारत की सरकार, भारत की स्टेट लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो सपोर्ट कर रही है और उसका इस्तेमाल कर रही है। मैं कह रहा हूँ आप इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन खालिस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे कि वो भारत के कॉन्सुलेट में भी आग लगा दें, वो हिंदू मंदिरों पे भी हमला कर दें, वो इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर तलवार से हमला कर दें। आप उनको ये अलाउ करेंगे कि वो पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में जहाँ चाहें जिसको चाहें उसको धमकी दे दें, जहाँ चाहें जिसको चाहें उसके घर पर गोली चलवा दें। आप सब कुछ होने देंगे। आप ये अलाउ करेंगे कि आपके यहाँ पे आपके पुलिस वाले, आपकी पुलिस के अंदर आप खालिस्तानियों को भर्ती करेंगे और वो पुलिस वाले फिर जाकर के हिंदुओं को मारेंगे, उनके ऊपर जाति करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। आप ये सब चीज़ें अलाउ करेंगे। आप उनको, खालिस्तानियों को अपने स्टेट क्राफ्ट का, अपनी ब्यूरोक्रेसी का, अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेंगे, उनको हर तरीके से लेजिटिमाइज कर देंगे। और भारत की सरकार नहीं करेगी कुछ, ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं थे, उस समय का उनका एक व्याख्यान है, उनका एक पब्लिक इंटरेक्शन है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर जहाँ तक बात नॉन स्टेट एक्टर्स की है, तो इफ़ यू नो हाउ टू प्ले द गेम, वी नो हाउ टू प्ले दैट गेम बेटर देन यू। अगर आपको लगता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल आप खेल सकते हैं, तो हम आपसे बेहतर तरीके से ये खेल खेल सकते हैं। तो आप अगर निज्जर को अलाउ करेंगे कि वो वहाँ पे AK-47 की ट्रेनिंग दे लोगों को, आप अलाउ करेंगे कि खालिस्तानी ट्रेन होकर के वहाँ से यहाँ आएँ और आकर के पंजाब में हिंदुओं की टारगेट किलिंग करें, आप अलाउ करेंगे कि वो वहाँ से पेमेंट हो, वहाँ से पैसे दिए जाएं और वो पैसा यहाँ पंजाब में पहुँचे और यहाँ पे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स की, हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स की हत्याएँ हों पंजाब में और उससे कोई कॉन्सिक्वेंस वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पे गलत फहमी है। अगर आप वो गेम खेलना चाहते हैं तो वो गेम हम भी खेलेंगे फिर, और हम आपसे बेहतर खेलेंगे। आपके यहाँ पे तो आपने तो एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग जो हुई उसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व थी। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, मैं उसके प्रूफ दे चुका हूँ अपने वीडियोस में कि कैनेडियन इंटेलिजेंस शामिल थी उस हमले में। उसको पता था कि ये हमला होने वाला है, लेकिन उन्होंने होने दिया। क्यों होने दिया? बिकॉज ये उसी तरीके से जिस तरह से जब भिंडरावाले को बनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जब भिंडरावाले एक DIG को गोली मार करके वहाँ गोल्डन टेम्पल के जब सीढ़ियों पे, DIG अटवाल को गोली मार करके जब वहाँ पे उन्होंने सीढ़ियों पे फेंक दिया, तो दिल्ली में बैठे हुए लीडर्स ने कहा कि नहीं, कोई नहीं जाएगा उसकी लाश उठाने।
ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज चला जाए कि यार भिंडरा वाले तो, असली पावर तो भिंडरा वाले है, क्योंकि भिंडरा वाले ने तो डीआईजी को गोली मार दी और उसकी लाश उठाने की हिम्मत पुलिस वालों की नहीं हुई। तो अगर हमें कोई शिकायत हो तो हम पुलिस के पास क्यों जाएं, हम तो सीधा भिंडरा वाले के पास जाएं। तो बेसिकली भिंडरा वाले की एक इमेज बिल्डिंग की जा रही थी, भिंडरा वाले का एक फिनोमेना क्रिएट किया जा रहा था लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। वही काम किया जा रहा है वहां पे आज भी, कि तुम कर दो, चढ़ जाओ, मार दो, पीट दो, मार दो, हमला कर दो, कॉन्सुलेट को आग लगा दो, हाई कमिश्नर को मार दो, उसकी बीवी को मार दो, हिंदुओं को मार दो घर में घुस करके, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में सिख उन खालिस्तानी विचारधारा से जुड़े। अगर जरा सी हरकत के ऊपर अगर आज कार्रवाई हो जाए तो फिर जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत खालिस्तानी कीड़ा होगा भी, वो लोग भी घर में बैठ जाएंगे, नहीं यार हम कुछ करेंगे तो यार पुलिस एक्शन हो जाएगा, नहीं हमारे खिलाफ तो मुकदमा हो जाएगा, तो लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप उनको अलाउ कर दें बड़ी से बड़ी चीज करने को, तो फिर जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी कीड़ा होगा वो भी आएंगे, उनके नंबर्स बड़े होंगे। तो जो इंडिया का नैरेटिव इंडिया बेचता है दुनिया में कि ये माइनॉरिटी है, कुछ 1% है, कुछ कहते हैं आधा % है, तो दुनिया को पता चलेगा कि ये 1-2% नहीं है, ये तो बहुत कई सारे, मतलब हजारों की तादाद में है पूरे कनाडा और यूएस में। बेसिकली ये करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो फिर भारत की सरकार भी कुछ वो करेगी जो आपको नहीं अच्छा लगता। अगर आप खालिस्तान नाम का अगर आप वायरस क्रिएट करेंगे तो भारत की सरकार को भी लॉरेंस बिश्नोई नाम का जो है वैक्सीन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पन्नू नाम का कीड़ा पालेंगे तो हमको लॉरेंस बिश्नोई नाम का कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। आप नॉन स्टेट एक्टर से काम कराते हैं, हम भी नॉन स्टेट एक्टर से कराएंगे। मर्द के बच्चे हो तो फिर सामने आ जाओ, ओपनली कर लो जो करना है, हम वैसे भी डील कर लेंगे। हमने तो चीन को डील कर लिया जो तुमसे डील नहीं होता। हमने डोकलाम में, गलवान में, हमने तो हर जगह चीन को भी वो चैलेंज चबवाए जो कोई सोच नहीं सकता। हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है किसी के साथ डील करना। हमारा इतिहास 1000 साल का है, हम बड़े बड़े से डील करते हुए आ रहे हैं। हम अपने समय के सबसे बड़े अरब एम्पायर, सबसे बड़े पर्शियन एम्पायर, हमने उनको भी चैन से यहां नहीं बैठने दिया। तुम तो बेचते ही कुछ नहीं हो, तुम तो सुपर पावर बने जुम्मा 4 दिन हुआ है। और हमने आपको उस समय डील किया है जिस समय आप ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिस समय आप 7th फ्लीट भेजते थे अपनी इंडिया को तोड़ने के लिए। इंडिया ने आपके साथ तब डील किया हुआ है। इंडिया अपने MiG-21 से आपकी F-16 को गिराने वाला देश है। भारत के साथ ये जो छेड़छाड़ की जा रही है ये बहुत सोचे समझे तरीके से की जा रही है। और एक खालिस्तान, एक जोकर है, ये खालिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है। ये फिनिक्स में रहता है, यूएसए में। सेल्फ डिक्लेयर्ड फाइनेंस मिनिस्टर है, इकोनॉमिस्ट है पेशे से, और सेल्फ डिक्लेयर्ड खालिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है। ये बता रहा है, आप इसका भी वीडियो देखिए, पंजाबी में है, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय जो है वो चल रही है सिर्फ इस चीज पे कि सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा यूरोप को जो तेल बेच रहा है जो देश, वो भारत है। क्योंकि वो रूस से सस्ता तेल ले रहा है, उसको रिफाइन करके सस्ते रेट पे यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था इसी पे चल रही है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है, जिस दिन ये यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगी उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। ये इकोनॉमिस्ट है बाय द वे, ठीक है। दूसरी चीज उसका कहना ये है कि ये सब हो गया तो कहे कि जिस तरह से बांग्लादेश में रेजीम चेंज किया है अमेरिका ने, जिस तरह से अमेरिका ने जाकर के इराक के ऊपर हमला किया था, तो क्या अमेरिका इंडिया के ऊपर हमला नहीं कर सकता है? अमेरिका इंडिया के ऊपर भी हमला कर सकता है। लेकिन जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ कि शेख हसीना को छोड़ के भागना पड़ा। लोग कहते हैं अमेरिका का हाथ था, पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन अगर अमेरिका का हाथ था तो वहां पे भी तो रेजीम चेंज हो गया, तो शेख हसीना को भागना पड़ा, लोग खड़े हो गए। और मोदी ने तो खेती किसानी बर्बाद कर दी, मोदी ने तो इंडस्ट्री बर्बाद कर दी है। तो वो रेजीम चेंज तो इंडिया में भी हो जाएगा। तो अगर इंडिया में वो रेजीम चेंज हो गया तो मोदी को भी भागना पड़ेगा, भाजपा और संघ वालों को भी भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसा शेख हसीना को भागना पड़ा। यानी कि वो कैटेगोरिकली कह रहा है, वो अपने मास्टर्स को जिनसे वो ब्रीफिंग लेता है, लैंगले वर्जीनिया में जो CIA का हेडक्वार्टर है, वहां से जो उसको ब्रीफिंग मिलती है, वहां पे ब्रीफिंग उसको मिली है कि भारत के चारों तरफ रेजीम चेंज हो गया। पाकिस्तान में रेजीम चेंज हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, भूटान में हो गया। भूटान में तो क्या, भूटान में तो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हो गया। श्रीलंका में इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वहां पे भी हो गया। मोहम्मद मोइजू जो है वो मालदीव्स में, उसको भी रेजीम चेंज करके ले आए। तो ये सारे आपके चारों तरफ हो गया है, तो अब अगला नंबर इंडिया का है। उसने बताया कि यार अब अगला नंबर इंडिया का है, हमें इंडिया को करेंगे हम। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਆ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੇਲ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ।
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਇਲ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਮਰੋੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਖਤਮ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ ਆ ਜਾਓ, $5 ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਰਾਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿਖੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, RSS ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ कि ऐदां दीयां घटनावां हो सकदियां ने। इंडिया म्यांमार नहीं है, इंडिया बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। और ना इंडिया का जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, ना इंडिया में रहने वाले लोग जो हैं वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं, ठीक। इंडिया में अगर ये करने की गलती की गई तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे वो अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। और जो हमारा जो डायस्पोरा जो बाहर से देख रहा है, प्लीज़ तेलुगु अमेरिकन्स, तमिल अमेरिकन्स, बिहारी अमेरिकन्स, बंगाली अमेरिकन्स, गुज्जू अमेरिकन्स, इन चीज़ों से निकलिए बाहर, हिंदू अमेरिकन बनिए। जिस दिन आप हिंदू अमेरिकन आइडेंटिटी आपने अपनी सबसे पहले रख ली, उस दिन आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये जो हिंदू फोबिया है, जो हेट क्राइम्स आपके खिलाफ हो रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पे काम करती हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब शर्म आती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड रेज करती हैं, और काम क्या करती हैं? काम करती हैं मोदी जी आएंगे उनके साथ फ़ोटो खिंचाना है। काम क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे फ़ोटो खिंचाएंगे। फ़ोटो खिंचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये रेज करते हैं, और नाच गाने के कार्यक्रम कराने के लिए। आई मीन होश के नाखून लीजिए, जस्ट वेक अप एंड जस्ट स्टैंड अप। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर योर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई एम जस्ट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कमिंग जनरेशंस, हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी towards your faith, towards your coming generations. Please vote wisely. Please stay united. योगी जी ने कहा था ना, बटोगे तो कटोगे। वो सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता, वो वहाँ भी लागू होता है। और ये लेसन जो जूस हैं उनको बहुत पहले मिल गया था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बटते नहीं हैं, अब वो यूनाइट रहते हैं। एक्सेप्ट वो 1-2% जो रिफॉर्म्ड, सो कॉल्ड रिफॉर्म्ड जूस हैं, उनको हटा दीजिए, जो कमला हैरिस का हस्बैंड है जैसे रिफॉर्म्ड जू। तो प्लीज़ फॉर योर ओन सेक स्टे यूनाइटेड, गेट ओवर दिस रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ठीक है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कहता कि अगर आप तमिल अमेरिकन हो तो आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो, नहीं, वो आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सच अ ओल्ड लैंग्वेज, so much of literature is there, इतना सारा लिटरेचर, उसमें इतना रिच लिटरेचर लिखा गया, इतना रिच पोइट्री लिखी गई, सब कुछ है। अपनी भाषा को रखिए, बट अपने को आइडेंटिफाई मत कीजिए, अपने आप को बांटिए मत उसमें। कीप बीइंग हिंदू कैनेडियन एंड हिंदू अमेरिकन फर्स्ट,
जिस दिन आप में से मेजॉरिटी ने ये चीज करनी शुरू कर दी, इन खालिस्तानियों के पैंट में से पेशाब निकल जाएगा। मैं शर्त लगाने को मैं तैयार हूं, मैं बेट लगाने को। किसी सेनेटर की, किसी वहां पे पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के खिलाफ या वहां पे हिंदू मंदिरों के खिलाफ या भारत के किसी कॉन्सुलेट पे हमला हो जाए। हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी। वो पता होगा कि यार हिंदू हमारे खिलाफ वोट दे देंगे सारे मिलके। तो जितने भी हैं आप, प्लीज स्टे यूनाइटेड, एक साथ रहिए, इकट्ठे रहिए और स्पेंड योर मनी वाइजली। डोंट गिव मनी टू पीपल जिनको सिर्फ फोटो खिंचाना। यार फोटो खिंचा लोगे मोदी जी के साथ, फोटो खिंचा लोगे ट्रंप के साथ, कमला हैरिस के साथ, व्हाट्स दिस, व्हाट विल आई मीन, यू विल बोस्ट अबाउट इट, दैट्स इट। वो 2 मिनट का आपको वो सुख मिलेगा, वो कि सोशल मीडिया पे डाल दो, देखो जी मेरी फोटो है इनके साथ। व्हाट अबाउट योर सन, व्हाट अबाउट योर डॉटर्स, व्हाट अबाउट योर टेम्पल्स, व्हाट अबाउट योर फेथ? थैंक यू।